हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आपका जो मैथ सब्जेक्ट है उसके चैप्टर नंबर आपके बुक में अलग है। ये मैं एक अलग बुक से लेकर आया हूँ जो इजी से आप समझ सकें। तो जिसका नाम है आपका केंद्र प्रवृत्ति की मापें, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें आप कई सारे टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि आपका समांतर माध्य, मध्यिका एंड बहुलक, मीन, मीडियन एंड मोड। तो हम वन बाय वन सभी को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स हैं सबको अच्छे से। मैं आपसे वादा करता हूं, आप चाहे सांख्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन इस चैप्टर को मेरे द्वारा पढ़ने के बाद आप बोर्ड परीक्षा में इस यानी सांख्यिकी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे छोड़कर नहीं आएंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपको मेरे साथ मेरी सभी वीडियो में बने रहना होगा और आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो शुरू करते हैं आज हम। आप सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सांख्यिकी या केंद्र प्रवृत्ति की माप या केंद्र प्रवृत्ति होती क्या है, इससे हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। तो चैप्टर की सबसे पहले प्रस्तावना दी हुई है, इंट्रोडक्शन क्या है। आंकड़ों के संक्षिप्तीकरण का कार्य एक सीमा तक बारंबारता बंटन, आलेखों यानी ग्राफ्स तथा आलेखों यानी कि डायग्राम्स से पूर्ण हो जाता है, परंतु ऐसी अनेक स्थितियां हैं जिनमें आंकड़ों का संक्षिप्तीकरण अन्य प्रकार से करना आवश्यक हो जाता है। आंकड़ों के संक्षिप्तीकरण की इस प्रक्रिया में हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो निम्नलिखित है। क्या क्या है? आंकड़ों के उन लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करना जो आंकड़ों की प्रवृत्ति को एक व्यापक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब आंकड़ों का संबंध किसी चर राशि से होता है तब आंकड़ों का संक्षिप्तीकरण कुछ अन्य मापों से किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहेंगे, वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव मेजर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी विद्यालय की गणित की परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांकों से संबंध आंकड़ों पर विचार कीजिए। प्राय हम देखते हैं कि प्राप्तांकों से संबंध इन आंकड़ों की प्रवृत्ति एक निश्चित मान के आसपास रहने की होती है। इस स्थिति से पूरे असंसाधित आंकड़ा समुच्चय का संक्षिप्तीकरण करने अथवा उसे प्रस्तुत करने के लिए एक केंद्रीय मान का प्रयोग करना प्रयुक्त होगा। जिनकी हम बात करें, केंद्र प्रवृत्ति की बात करें, उन्हीं के बारे में बात करें कि जो केंद्रीय मान है, एक पॉइंट यानी एक अंक ऐसा होता है जिसके आसपास सभी अंक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अतः स्पष्ट है कि असंसाधित आंकड़ों अथवा उनसे संबंध बारंबारता सारणी में अंतर्निहित सूचनाओं को कुछ संख्यात्मक मानों की सहायता से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। केंद्र प्रवृत्ति के माप असंसाधित आंकड़ों, केंद्र प्रवृत्ति की माप जो होंगे क्या, मीन, मीडियन, मोड क्या है, असंसाधित आंकड़ों अथवा उनसे संबंध बारंबारता सारणी में अंतर्निहित सूचनाओं को संख्यात्मक मानों के रूप में निरूपित करते हैं। आगे याद रखना है आपको, क्या आंकड़ों के संबंध में क्या किसी गुणात्मक क्वालिटेटिव अथवा परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव चर से हो सकता है। यदि आंकड़ों का संबंध किसी गुणात्मक चर से है तो उस चर को परिमाणात्मक रूप में व्यक्त करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर जो सेकंड है, जो हमारी बात आती है, आगे आती है केंद्र प्रवृत्ति की माप। क्या सामान्यतः आंकड़ों की प्रवृत्ति एक निश्चित मान के आसपास रहने की होती है। अरे मैं वही बात कर रहा, केंद्र प्रवृत्ति की या केंद्रीय प्रवृत्ति की जो हम बात कर रहे थे, जो उसकी मापें होती हैं वो एक मान के आसपास घूमती हैं, तो उसे बोलते हैं हम केंद्रीय प्रवृत्ति। आंकड़ों की इस प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि केंद्र प्रवृत्ति है क्या, और उसकी केंद्र प्रवृत्ति के बाद हम उसकी मापों के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? आंकड़ों की किसी एक संख्या के आसपास रहने की प्रवृत्ति को केंद्र प्रवृत्ति की माप कहते हैं। ये जैसे आपको ये दिया हुआ है, इस आप एक डेफिनेशन को लिख सकते हैं। आपसे कोई पूछता है
केंद्र प्रवृत्ति किसे कहते हैं? तो आप ये लाइन कह सकते हैं, आंकड़ों की किसी एक संख्या के आसपास रहने की प्रवृत्ति को केंद्र प्रवृत्ति की माप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो केंद्र प्रवृत्ति की मापें क्या हैं? केंद्र प्रवृत्ति का माप या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो क्या है? सबसे पहले केंद्र प्रवृत्ति का माप अथवा केंद्रीय मान, सेंटर वैल्यू अथवा स्थान निर्धारण माप, मेजर ऑफ लोकेशन अथवा औसत यानी एवरेज, चर का वह विशेष मान जो सभी आंकड़ों अथवा उन आंकड़ों से संबंध, बारंबारता बंटन की विशेषताओं का वर्णन करता है। या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे केंद्र प्रवृत्ति की माप क्या है? किसी बारंबारता बंटन का औसत चर का वह मान जो संपूर्ण बंटन का प्रतिनिधि होता है, उसे कहेंगे आप केंद्र प्रवृत्ति की माप या केंद्र प्रवृत्ति का माप। अब इसको हम कई प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपका लिखा हुआ केंद्र प्रवृत्ति के मापों के प्रकार, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी वही मैं दोबारा बताऊंगा। समांतर माध्य मैंने बताया था, मीन बोलते हैं इसको शॉर्ट में, या माध्य मीन। दूसरा होता है गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। तीसरा होता है आपका हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। और नेक्स्ट होता है आपका मध्यिका यानी मीडियन। और लास्ट होता है आपका बहुलक यानी मोड। तो आपके जो सिलेबस में है 10th क्लास में सिर्फ समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन या मीन। ये क्या होता है, इसकी परिभाषा हमें याद होनी चाहिए। किसी संख्यात्मक सामग्री के समस्त पदों के मानों के योगफल को पदों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल को समांतर माध्य कहते हैं। यानी अगर आपको कोई नंबर यानी संख्यात्मक मान दिए हुए हैं और उनको ऐड करें हम, और जितनी उनकी संख्या है उसे डिवाइड करेंगे, जो प्राप्त भागफल आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? समांतर माध्य आएगा। समांतर माध्य को प्राय x बार यानी x और उसके ऊपर एक लाइन यानी बार से प्रदर्शित करते हैं। और आगे है समांतर माध्य की इकाई वही होती है जो आंकड़ों के पदों के मानों की होती है। यदि आपको जो संख्याएं मीटर में दी हुई हैं तो मीटर ही आएगा समांतर माध्य, अगर रुपए में है तो उसको भी हम रुपए में ही लिखेंगे। आपका कोई मतलब आपका टेम्परेचर का कहा तो डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस आएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। तो अब मैं इनको जरा लिखता हूँ अलग अलग। जो समांतर माध्य निकाला जाता है उसके लिए कुछ सीरीज होती हैं हमारी, कुछ श्रेणियां हैं। जैसे सबसे पहले जो श्रेणी होती है वो होती है हमारी व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है, हमें सिर्फ x का मान दिया हुआ होता है। जैसे व्यक्तिगत श्रेणी में हमें क्या मिला हुआ है, व्यक्तिगत श्रेणी में हमें x का मान यानी कि जो संख्यात्मक मान होंगी वो दी हुई होंगी। जैसे x1, x2, x3, x4, x5 xn तक इनकी वैल्यू दी हुई होगी। जैसे कि आपको लिखा हुआ है x का मान, मतलब आपको कुछ संख्या दी हुई है, जैसे 2, 4, 6, 15, 20, 50, 60 इस तरीके की संख्या दी हुई है। तो इनको हम x1, x2, x3 ये कह सकते हैं। तो इनका समांतर माध्य हमें निकालने के लिए इस तरीके का, तो क्या है, हमारे दो फॉर्मूले होंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है आपका वो होगा, अगर हम लिखें तो ये होगा समांतर माध्य बड़ा होगा इनका पदों का योग, लेकिन पदों के मानों का योग है, पदों
पदों के मानों का योग और भाग करेंगे इसमें पदों की संख्या से, पदों की संख्या। तो फॉर्मूला बन जाता हमारा सिग्मा x अपॉन n, ये हमारा फॉर्मूला होगा। इसमें कौन सी श्रेणी हमारी, ये व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें सिर्फ x की वैल्यू दी हुई होती है। तो यहाँ ये x पदों का मान मतलब 2 + 4 + 6 + 15 + 20 + 50 + 60 जो भी होगा, ये होगा पदों के मानों का योग। और इन पदों की संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया आपके 7 संख्याएं। तो 7 नीचे इसे भाग कर देंगे, ये होगा। अब दूसरा जो होता है, एक होता है आपका इसमें लघु विधि, लघु विधि, या आप कह सकते हैं दूसरी जो श्रेणी है उसे हम बाद में करेंगे एक साथ। तो लघु विधि जो होगी आपकी दूसरी, अब उसे बाद में कर लेंगे एक साथ सभी की श्रेणी। इसमें पहले हम कर लेते हैं अखंडित श्रेणी या खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी। इसमें क्या होता है, खंडित श्रेणी में आपको x और f इन दोनों की वैल्यू दी हुई होती है। मान लो यहाँ पे 2 5 7 8 इस तरीके की वैल्यू दे रखी है x की, और इनके साथ इनकी बारंबारता दे रखी है। मानो इसमें 1 5 2 1 इस तरीके से। तो इसमें क्या करते हैं हम, इस तरीके की जो सीरीज होगी उनके क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो f और x है इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ हमारा तीसरा कॉलम बन जाएगा f गुणा x, और इसके टोटल को मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ से आएगा आपका 2, ये आएगा 25, ये आएगा 14 और ये आएगा 8, इन सब का सम निकालेंगे। और इन सब के सम में सिग्मा f और सिग्मा f इंटू x, इन दोनों का जो सम आएगा उससे आप डिवाइड करेंगे इसके डिवाइड को। तो ये आपका आ जाता है 1 + 5 + 2 यानी 6 2 8 और ये 1 9। तो ये तो हो गया 9, और इसको आप ऐड करते तो 8 और 14 कितना हो गया आपका 22, और 2 24, 24 25 हो जाता है आपका 49। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा समांतर माध्य का, इस श्रेणी में समांतर माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f, ये बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब नेक्स्ट होगा आपका दूसरी जो श्रेणी आती है वो आती है आपकी सतत श्रेणी, बोलेंगे इसको सतत, सतत श्रेणी। इस श्रेणी में आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा, एक पहले श्रेणी समझ लेते हैं किस तरीके की होगी। श्रेणी होगी आपके ग्रुप में, मतलब जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरीके के। तो इन्हें हम बोलते हैं वर्ग, क्या बोलेंगे वर्ग। और ये आपको बारंबारता मतलब f आपको गिवन होगी। और इस तरीके से मान लो इसमें आपकी 2 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें फिर 3 है, इस तरीके के होंगे। कोई भी हो सकती है फ्रिक्वेंसी, कम या ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है ये हुई। तो इसकी भी 2 तरीके हैं। तो इसमें हम पहले इसकी जो हमारी क्लास इंटरवल इनकी मिड वैल्यू निकालेंगे, MV मध्य मान। 0 और 5 को जोड़ेंगे, 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 का 2 को भाग करेंगे मध्य मान मतलब 2 का भाग करेंगे तो ये 5 आएगा, और ये आ जाएगा आपका 15, और ये आ जाएगा जी आपका 25, यानी 20 और 30 50 में 2 का भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा 25। फिर इसके बाद एक कॉलम और बनाएंगे जिसमें आप इसको हम x बोल देंगे अब। तो ये हो जाएगा f इंटू एक्स, ये हो गया 10, ये होगा 15 चौका 60, और ये हो गया जी आपका 25 × 75 इस तरीके से। अब इसमें भी आपका वही फॉर्मूला लग जाता है जो हमने यहाँ लगाया था। देखो ये f गुणा x हो गया, ये f हो गया, दोनों को इनका टोटल ऊपर है 4 2 6 6 और 3 9 हो गया। यहाँ पे भी यही आ गया आपका सिग्मा f,
और इसको आप ऐड कर देते हैं यहाँ पर, तो ये 10 70 70 दूनी 140 और 5 कितना होगा 145। ये होगा आपका सिग्मा एफ इंटू एक्स। तो यहाँ भी आप समांतर माध्य अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका समांतर माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये आपके जो होंगे सीधे सीधे ये हमारे मेथड है। अब इन्हीं सभी में 1 बाय 1 हम करते हुए चलते हैं। यदि हम इन्हें लघु विधि से करें, लघु विधि से करें तो लघु विधि में हमें कल्पित माध्यम मानना पड़ता है। लघु विधि, लघु विधि, लघु विधि में हम एक कल्पित माध्यम मान लेते हैं। पहले एक बार थोड़ा समझ लेंगे बुक से। हाँ, ये है हमारी लघु विधि। देख लेते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने की लघु विधि। साधारणतः इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब पदों की संख्या अधिक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में पद हों, तब हम इस विधि को अप्लाई करेंगे तथा उनका संख्यात्मक मान बहुत अधिक होता है। मतलब जब संख्या 10 20 50 होंगे तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। जब संख्या हज़ारों में हो और डिजिट्स में ज़्यादा हो, जैसे 2 4 4 डिजिट 3 डिजिट 5 डिजिट की संख्या हो, तो हम कल्पित माध्य लेते हैं। तो लघु विधि को बोलेंगे शॉर्टकट मेथड में कल्पित माध्य का प्रयोग किया जाता है। और कल्पित माध्य जो हमें आंकड़े दिए हुए होते हैं उन्हीं में से किसी को मान लेते हैं। लिखा हुआ देखो, पढ़ते हैं। कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन, ऐसे हम दिखाते हैं। पदों के मानों का निरीक्षण कर अनुमान से एक ऐसी संख्या को कल्पित माध्य मान लिया जाता है जो समस्त पदों के मानों के बीच में स्थित होती है। लगभग मतलब इसके बीच में, मतलब मानो जैसे कि 10 से 20 तक की संख्या है, तो या आप कहेंगे 10 से 0 से 5 तक की संख्या, तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर 3 आपका मिडिल में आएगा। इस तरीके से बीच में हो, अर्थात उससे बड़ी तथा उससे छोटी संख्याएं लगभग बराबर हों, उसे हम क्या कहेंगे, कल्पित माध्य ले लेंगे। जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तब वर्गों के माध्यमानों के बीच में स्थित किसी संख्या को कल्पित माध्य मान लेते हैं। ये आपका वर्गीकृत होगा, जो ग्रुप वाले हैं वर्ग। कल्पित माध्य को अक्षर ए से प्रदर्शित किया जाता है और कल्पित माध्य किसी पद के मान के बराबर अथवा कोई अन्य संख्या हो सकती है। मतलब उनमें से भी किसी एक को मान सकते हैं या उनके आसपास किसी नंबर को मान सकते हैं। अब जब आंकड़े अवर्गीकृत हैं, मतलब हम व्यक्तिगत श्रेणी की बात कर रहे हैं, तो हम कल्पित माध्य से विचलन निकालते हैं, जिसे डी कहेंगे। और डी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, मतलब जो आपका डी होगा पहली श्रेणी के लिए, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए जो होगा आपका व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी में जो होगा आपका विचलन जो होगा, यानी कि विचलन को हम डी से दिखाएंगे और डी का जो मान होगा वो होगा x माइनस के ए। x मतलब जो आपको वैल्यू दे रखी है और a आपने जो एज्यूम किया है, कल्पित माध्य है हमारा a। इस तरीके से निकालेंगे, तब आपका जो समांतर माध्य आएगा, समांतर माध्य लिख रहा हूं मैं, एक मिनट, समांतर माध्य, समांतर नहीं हो, समांतर मैंने समांतर लिख दिया। समांतर माध्य जो होगा आपका वो हो जाएगा सिग्मा, जो ये वैल्यू आई थी हमने ब्रैकेट में लिखूंगा x माइनस ए अपॉन में, फिर वही होगा आपका n, इस तरीके से, और प्लस में रहेगा आपका a। इस तरीके से आपका बन जाता है समांतर माध्य का फॉर्मूला। इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बार इक्वल a प्लस सिग्मा d अपॉन n, ये भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो आपकी खंडित श्रेणी है, खंडित श्रेणी में
समांतर माध्य है, जो आपका x बार होगा उसका मान हो जाएगा a प्लस सिग्मा f इंटू डी का फॉर्मूला यही रहेगा, d अपॉन सिग्मा f, ये हो जाएगा। इसके बाद जो सतत श्रेणी है, सतत श्रेणी में आपका जो समांतर माध्य होगा, समांतर माध्य मतलब x बार इक्वल हो जाएगा a, सेम यही फॉर्मूला वहाँ हो जाएगा, यही फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा f। इसका एक मेथड और रह गया पद विचलन, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसी के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे देखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।